एहसान फरामोश किसे कहते हैं, इस कहानी को सुनने के बाद आप भी समझने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र प्रदेश के थाने शहर से। थाने का एक इलाका पड़ता है कसाईवाड़ा और इसी कसाईवाड़ा इलाके का रहने वाला है सदाब कुरैशी। बात कर रहा हूँ मैं 6 जनवरी की रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास। जब सदाब अपनी दुकान बंद करके घर पे पहुंचता है तभी उसके मोबाइल पे एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि सदाब का ही साला था, जिसका नाम है रिजवान कुरैशी। रिजवान अपने जीजा सदाब से कहता है कि दरअसल 4 दिन पहले जब मैं तुम्हारी बहन और बहनोई के घर पे था, उनके घर पे लगभग 4 से 5 लोग ज़बरदस्ती घुस आए और फिर दोनों के ऊपर हमला कर दिया। दरअसल उन लोगों ने तुम्हारे बहनोई की हत्या करने के बाद तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर के चले गए। हालांकि मैंने जब उनका विरोध किया तो उन लोगों ने मुझे भी घायल कर दिया। रिजवान जब ये सारी बातें सदाब से बताता है, इससे पहले कि सदाब रिजवान से कुछ और पूछ पाता, फ़ोन कट हो जाता है। उसके बाद जब सदाब रिजवान के नंबर पर फ़ोन करता है तो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगता है। दरअसल सदाब की बहन का नाम है गुलनाज और उसके बहनोई का नाम है मोहम्मद कैफ। हालांकि मोहम्मद कैफ जो मुस्लिम नहीं बल्कि एक हिंदू है, जिसका असली नाम है मनोज कुमार। मनोज अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ नया गांव में एक किराए के घर में रहता है। सदाब जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है, रिजवान के नंबर पे जब फ़ोन नहीं लगता है, आखिरकार अब सदाब सच्चाई पता लगाने के लिए नया गांव अपने बहन के घर पे जाता है तो देखता है कि घर के बाहर कुछ लोग मौजूद है और दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। दरअसल घर के अंदर से काफ़ी बदबू भी आ रही थी, जिसे देख करके सदाब को कुछ अटपटा लगता है। इसीलिए सदाब इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर के अंदर एंट्री करती है। पर पुलिस जब घर के अंदर एंट्री करती है तो इतना काफ़ी बदबू होता है कि किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है। पुलिस अपने नाक पर रुमाल लेकर के घर के अंदर जब एंट्री करती है तो देखती है कि घर के अंदर कई जगहों पे खून लगा हुआ था, जो सूख करके एकदम से काला पड़ चुका था। पुलिस जब घर की तलाशी लेती है तो आखिरकार दरवाजे के बगल में पुलिस को एक चादर में बंधा हुआ गड्ढा दिखाई देता है, जिसमें खून भी लगा हुआ था। पुलिस जब उस चादर को खोलती है तो आखिरकार उसके अंदर से एक डेड बॉडी मिलता है और वो डेड बॉडी किसी और का नहीं बल्कि सदाब के बहनोई मोहम्मद कैफ का ही था। दरअसल मोहम्मद कैफ के सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। डेड बॉडी को देखकर साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि उसकी हत्या करीब 3 से 4 दिन पहले की गई होगी। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर इस पूरे वारदात के बारे में सदाब से पूछताछ करती है। तो सदाब रिजवान की पूरी कहानी पुलिस को बता देता है। दरअसल सदाब पुलिस वालों से कहता है कि साहब, इस बात की जानकारी मुझे मेरे साले रिजवान ने ही दिया है। इसीलिए पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए रिजवान के नंबर पर फ़ोन करती है, पर अभी भी रिजवान का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। जब पुलिस रिजवान के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि रिजवान का सदाब की बहन गुलनाज के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस भी पूरा यकीन कर जाती है कि रिजवान ज़रूर कुछ न कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए पुलिस अब रिजवान को ढूंढना शुरू कर देती है। करीब 3 से 4 दिन का जब समय गुजरता है, आखिरकार 10 जनवरी को पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि रिजवान उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छुप करके बैठा हुआ है। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, 10 जनवरी को पुलिस अपनी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जाती है और वहाँ से रिजवान के साथ साथ गुलनाज को भी अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुँच जाती है और फिर इन दोनों से मोहम्मद कैफ की हत्या के बारे में पूछताछ करती है और ये दोनों भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। लेकिन दोनों ही जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति सोचने और समझने पे मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस समाज में हम किस पे भरोसा करें और किस पे ना करें। मनोज, जो कि मूल रूप से राजस्थान प्रदेश का रहने वाला है और उसके पिता का नाम है जगदीश प्रसाद। मनोज जो इसी आगरा दिल्ली हाईवे पे अपनी एक दुकान कर रखा है, जिससे वो ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। करीब 10 साल पहले एक दिन दोपहर के वक्त अचानक गुलनाज मनोज के दुकान पे पहुंचती है और पहुंचते ही बेहोश हो जाती है।
उसके बाद से मनोज गुलनाज के चेहरे पे पानी डालता है। जब थोड़ी देर के बाद गुलनाज जब होश में आ जाती है, मनोज उससे पूछताछ करता है तो गुलनाज भी अपनी पूरी कहानी मनोज को सुना देती है। दरअसल गुलनाज मनोज से कहती है कि मैं मूल रूप से मुंबई शहर की रहने वाली हूँ और मैं अपने माता पिता को बिना कुछ बताए अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ करके भाग गई थी। मेरा प्रेमी इस इलाके के एक होटल में ले जा करके कुछ दिनों तक रखा और फिर उसी होटल में छोड़कर वो मुझे यहाँ से चला गया। उसके बाद से होटल वाले भी मुझे होटल से बाहर निकाल दिए। जैसे तैसे मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। मनोज जब गुलनाज की पूरी कहानी सुनता है, उसके बाद से गुलनाज को लेकर होटल में जाता है, उसे खाना खिलाता है और खाना खिलाने के बाद शाम के वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाता है और गुलनाज से कहता है कि मैं तुम्हारे घर का टिकट कर दे रहा हूं, तुम अपनी घर चली जाओ। लेकिन गुलनाज कहती है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती हूं, क्योंकि जब से मैं अपना घर छोड़ करके भागी हूं, मेरे घर वाले भी नाराज़ हो चुके हैं। मनोज गुलनाज को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। गुलनाज जब उसकी बात नहीं मानती है, मनोज उससे कहता है कि अगर कोई तुम्हारे रिश्तेदार है, मुझे उसका नंबर दो, मैं बात करके तुम्हें वहाँ पे भेज देता हूँ। लेकिन गुलनाज अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी जाने के लिए तैयार नहीं होती है। जब मनोज उसे समझाता है कि अगर एक बार तुम अपने घर पे चली जाओगी, तुम्हारे माता पिता भी मान जाएंगे, इस पर गुलनाज उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और अपना सर पकड़ करके वहीं पे बैठ जाती है। मनोज को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस अकेले लड़की को वो कैसे छोड़ दे। आखिरकार मनोज काफ़ी सोच विचार करने के बाद गुलनाज को अपने घर लेकर आता है, ये सोच करके कि 2-4 दिन में जब गुलनाज को समझा देगा, उसे वापस घर भेज देगा। मनोज जो अपने मकान में अकेले ही रहता है, गुलनाज को लेकर जब अपने घर पे आता है, जब कुछ दिन का समय गुजरता है, समय के अनुसार आखिरकार मनोज और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार अब शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन मनोज जब गुलनाज से शादी करने के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करता है, मनोज के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं। इसीलिए मनोज अपने घर परिवार वालों के खिलाफ जा कर के अपना धर्म बदल देता है और फिर मुस्लिम रीति रिवाज के तहत गुलनाज से निकाह भी कर लेता है और निकाह करने के बाद गुलनाज को अपनी पत्नी बनाकर अपने पास रख लेता है। समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है और समय के अनुसार गुलनाज 2 बच्चों की माँ भी बन जाती है और लगभग 8 साल का समय गुजर जाता है और इन 8 सालों में गुलनाज अपने माता पिता से भी बातचीत करने लगती है। हालांकि गुलनाज के माता पिता को जब मालूम चलता है कि गुलनाज ने किसी हिंदू लड़के से शादी कर ली है, गुलनाज के माता पिता भी इस शादी के खिलाफ नहीं होते हैं। पर जब 8 साल का समय गुजर जाता है, एक दिन गुलनाज के माता पिता उसे अपने पास मुंबई शहर बुलाते हैं। अपने पास जब बुलाते हैं, मनोज भी अपनी पत्नी को मुंबई शहर जाने का इजाज़त दे देता है। दरअसल अपनी पत्नी को मुंबई शहर जाने का इजाज़त ही नहीं देता है, बल्कि खुद मनोज अपनी पत्नी को लेकर अपने ससुराल मुंबई शहर में चला जाता है। गुलनाज जब कुछ दिन अपने मायके में रहती है, आखिरकार गुलनाज को अब मुंबई शहर में मन लग जाता है। इसीलिए गुलनाज अब अपने पति को समझाते हुए कहती है कि जो काम तुम आगरा में करते हो, वही काम तुम इस मुंबई शहर में कर लो और फिर हम एक साथ ही रहते हैं। गुलनाज जब इस तरह की सुझाव अपने पति को देखती है, मनोज भी अपनी पत्नी की बातों में आ जाता है और फिर आगरा की दुकान बंद कर देता है और मुंबई में अपना बिजनेस शुरू कर देता है। दरअसल गुलनाज के परिवार में उसके अम्मी अबू के अलावा एक बड़ा भाई है जिसका नाम है सदाब कुरैशी, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। इधर गुलनाज अपने मायके में खुशी तरीके से तो रहने लगती है, लेकिन मनोज की परेशानियां बढ़ जाती है। मनोज मुंबई शहर में अपनी बिजनेस तो कर लेता है, लेकिन उसका बिजनेस नहीं चल पाता है। इसीलिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने मायके में हो, यहाँ पे सही सलामत हो और यहाँ पे किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं फिर से आगरा जाता हूँ और जाकर पुराना ही धंधा शुरू करता हूँ। आगरा जाने की जब बात कहता है, गुलनाज भी अपनी पति की बात मान लेती है। उसके बाद से मनोज अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को अपने ससुराल वालों के हवाले करके फिर से आगरा में आ जाता है और अपना पुराना धंधा शुरू कर देता है, जिसका वो धंधा फिर से चल पड़ता है। लेकिन मनोज जब दोबारा वापस से आगरा में पहुंचता है, अपने काम में इस प्रकार से बिजी हो जाता है कि अब वो अपनी पत्नी को सही तरीके से समय नहीं दे पाता है। इधर उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेकर के नया गांव में एक किराए का कमरा ले लेती है और वहीं पे रहने लगती है। चूँकि रिजवान भी गुलनाज का रिश्तेदार होता है, इसलिए अक्सर रिजवान भी गुलनाज का हाल चाल लेने के लिए उसके घर पे आते जाते रहता है। पर जैसे ही कुछ साल का समय गुजरता है, आखिरकार रिजवान और गुलनाज के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी गुलनाज के पति मनोज को कभी नहीं मालूम चलता है।
पर एक दिन मनोज जब छुट्टी लेकर अपने घर पे पहुंचता है और कुछ दिन जब अपने घर पे रहता है, अपनी पत्नी की एक्टिविटी को देख करके न जाने मनोज को अपनी पत्नी के ऊपर शक क्यों चला जाता है। दरअसल मनोज को ये मालूम चल जाता है कि शायद उसकी पत्नी का रिजवान के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है और आखिरकार एक दिन अपने ही घर में अपनी पत्नी और रिजवान को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। मनोज जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि गुस्से में ही अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि अब तुम यहाँ नहीं रहोगी बल्कि बच्चों को लेकर मेरे साथ आगरा चलो। आगरा जाने की जब बात कहता है, गुलनाज उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन मनोज जब अपनी पत्नी के ऊपर जिद करने लगता है, आखिरकार एक दिन गुलनाज मौका निकालकर रिजवान से मुलाकात करती है और कहती है कि मेरा पति मुझे साथ ले जाने के लिए जिद कर रहा है और मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती हूँ, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। दरअसल रिजवान भी ये नहीं चाहता था कि गुलनाज मुंबई छोड़ करके आगरा जाए, इसीलिए रिजवान अब गुलनाज को समझाते हुए कहता है कि इसका अब मात्र एक ही उपाय है कि तुम्हारे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। गुलनाज के पति को इस दुनिया से हटाने की बात जब रिजवान कहता है, गुलनाज भी रिजवान की बात मान लेती है और फिर मनोज को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तय करते हैं। और इसी प्लान के तहत एक दिन गुलनाज अपने दोनों बच्चों को ले जाकर के मायके में छोड़ देती है और 2 जनवरी के दोपहर के वक्त जब मनोज अपने घर में खाना खा करके गहरी नींद में सो रहा था, उसी वक्त रिजवान उसके घर पे पहुंच जाता है। रिजवान जब मनोज को सोते हुए घर में देखता है, उस कमरे में एंट्री कर जाता है और मनोज के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन मनोज के ऊपर जब हमला करता है, मनोज रिजवान के ऊपर भारी पड़ जाता है और फिर रिजवान की पिटाई करना शुरू कर देता है। लेकिन गुलनाज जब रिजवान को पीटते हुए देखती है, आखिरकार वो रिजवान का साथ देती है, जा कर के अपने पति का दोनों हाथ पकड़ लेती है। गुलनाज जैसे ही अपने पति का दोनों हाथ पकड़ लेती है, उसके बाद से रिजवान अपने पास से एक तेज़धार हथियार को निकालता है और उस हथियार को मनोज के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से मनोज की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। मनोज की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसी हथियार से रिजवान मनोज के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को एक चादर में लपेट करके दरवाजे के बगल में बांध करके रख देते हैं। घर की बेहतर तरीके से सफाई करते हैं। उसके बाद से जब घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पे ताला लगाकर दोनों वहाँ से फरार होते हैं और उत्तर प्रदेश के रायबरेली के एक रिश्तेदार के यहाँ पहुँच जाते हैं। जब 3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 6 जनवरी को खुद रिजवान ही अपने जीजा सदाब के नंबर पे फ़ोन करता है और उससे झूठ बोलता है कि दरअसल तुम्हारे बहन और बहनोई के घर पे कुछ हमलावर घुस आए थे और उन्होंने तुम्हारे बहनोई की हत्या करने के बाद तुम्हारी बहन को अपने साथ लेकर के चले गए। वाकई में जब ये दोनों अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, उसके बाद से पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पे इन्हें हिरासत में ले लेती है। अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहाँ से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है महेंद्र शाह, जो समस्तीपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं इफ्तिखार आलम, जो हजारीबाग झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं परशुराम कुशवाहा, जो धनबाद झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं नरेश कुमार, जो दुबई में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद नईम, जो ज़िला वैशाली बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।